हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ऐसा है कि आज हम क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो आइए उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दो समीकरण दिए होते हैं एक्स और वाई के टर्म में। इस प्रकार के समीकरण में कम से कम दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं, इसीलिए इसका नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण रखा गया है। आपने पिछली क्लास 9th में एक चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि केवल और केवल एक वेरिएबल होता था। तो आइए कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम कुछ उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आइए संग जैसे कि ये दे रखा है, मैंने लिख रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, पॉज करके, और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण का असंगत, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, इस प्रकार के रैखिक समीकरणों को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, संगत युग्म कहलाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। रैखिक समीकरण जिसका हल होता है, रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। तो ये तीन हो गया, कौन कौन से? असंगत, संगत और आश्रित युग्म। अब हम इसके कुछ गुण को देखेंगे कि कब संपाती होता है और कब प्रतिच्छेद करती है और कब इसके एक अनेक हल होते हैं। तो आइए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। रोक ना, हाथ इसीलिए ऐसा किए। हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ऐसा है कि आज हम क्लास 10th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो आइए उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दो समीकरण दिए होते हैं एक्स और वाई के टर्म में। इस प्रकार के समीकरण में कम से कम दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं, इसीलिए इसका नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण रखा गया है। आपने पिछली क्लास 9th में एक चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि केवल और केवल एक वेरिएबल होता था। तो आइए कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम कुछ उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आइए संग जैसे कि ये दे रखा है, मैंने लिख रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, पॉज करके, और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण का असंगत, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, इस प्रकार के रैखिक समीकरणों को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, संगत युग्म कहलाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। रैखिक समीकरण जिसका हल होता है, रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। तो ये तीन हो गया, कौन कौन से? असंगत, संगत और आश्रित युग्म। अब हम इसके कुछ गुण को देखेंगे कि कब संपाती होता है और कब प्रतिच्छेद करती है और कब इसके एक अनेक हल होते हैं। तो आइए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं
कुछ उसके गुणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुण को देखते हैं। मैंने इसको लिख दिया है, इसको आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि ये काम का चीज़ है। 10वीं में क्या है कि कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाता है 1 नंबर में, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, क्या है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण का युग्म क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसको क्या अविरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसका केवल क्या हो, एक ही हल हो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। मैंने पीछे आपको बताया भी था संगत और असंगत। तो जिस समीकरण का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। और समीकरण कौन सा होगा? असंगत समीकरण युग्म होगा। 2 कंडीशन हो गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि रेखाएं संपाती हो सकती है। संपाती मतलब तीनों ही जो आपस में मिलती है उसको संपाती बोलते हैं। तीनों, दो भी, जितनी भी रेखाएं हैं और जहाँ मिल रही है उस बिंदु को बोलते हैं संपाती। तो रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलते हैं? आश्रित या संगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? आश्रित संगत समीकरण युग्म। तो 3 कंडीशन है। एक क्या है कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती है, और एक क्या है? असंगत समीकरण यानी कि जो समांतर हो, और तीसरा क्या है? संपाती। तो 3 कंडीशन है, तीनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर बढ़िया से इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पे रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कब रेखाएं समांतर होती है, कब रेखाएं संपाती होगी यानी कि आपस में मिलेगी, कब समीकरण का एक भी हल नहीं होगा, कब एक हल होगा, और कब जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अब हम आगे 1-2 चीज़ और पॉइंट को देखेंगे, इसके कंडीशन को। जैसे समीकरण किस रूप में दिया रहता है? इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c11 इक्वल 0। 2 समीकरण होता है। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो वो कंडीशन भी एक बार लिख देते हैं कि कब किस कंडीशन में होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो उसको हम देखते हैं आगे। चलिए, अब चलिए, समीकरण जैसे दिया होता है, समीकरण का यह व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये 3 कंडीशन दे रखा है, इस समीकरण से निकालते हैं कि कब किस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगी या समांतर होगी। तो प्रतिच्छेद कब करती है? जब a1/a2, a1 का वैल्यू जब a2 को रखेंगे और b1/b2 जब इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। और इसी प्रकार के समीकरण को क्या बोलते हैं? अद्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही कंडीशन। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। बाकी बात हम आगे एक्सरसाइज को जब करेंगे तो वहाँ समझेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है। 2 समीकरण दिया होता है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि इसके कितने हल होंगे या संगत असंगत कौन सा समीकरण होगा। तो संगत असंगत मैंने पीछे बताया है। अब हल, एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन याद होना चाहिए। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है? जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और समीकरण कैसा होता है? अद्वितीय होता है। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्या है? संपाती। कब संपाती होती है? संपाती मतलब मिलना। कब होता है? जब तीनों का ही वैल्यू क्या हो? बराबर हो। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों का ही वैल्यू जब क्या हो? आपस में बराबर हो, अनुपात बराबर हो,
तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। किस कंडीशन में, जब तीनों का ही मान क्या हो, तीनों ही अनुपात क्या हो, बराबर हो, A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों ही अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी और अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि समांतर। किस कंडीशन में समांतर होगा, पहला क्या था कि नॉट इक्वल। समांतर कब होगा, जब A1/A2 इक्वल B1/B2, ये अनुपात तो बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। यानी कि A1/A2 पहले का उल्टा अपोजिट, पहले में क्या नॉट इक्वल है, यहाँ अगर बराबर आ जाता है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1 और C2 की वैल्यू बराबर नहीं आना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है और ये समांतर होती है। तो तीन कंडीशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तीनों ही कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए। और आगे हम जब एक्सरसाइज की ओर चलेंगे तो इसका अप्लाई करके इसको दिखाएंगे, कब हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कब समपाती होती है, कब समांतर होगा। तो ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ कोई आपको दिक्कत हो तो ज़रूर इसको हमें कमेंट में बताइएगा। कुछ समस्या आती है समझने में तो हम उस चीज़ को दोबारा बताएंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब इसके एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे और मैंने सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रॉपर्टीज़ को समझाया बढ़िया तरीके से। अब हम एक्सरसाइज को करेंगे। आइए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 की ओर, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में कि हमें बीजगणितीय रूप में समीकरण दर्शाना और ग्राफ के रूप में इसको दिखाना है। तो क्या है कि मैं एक क्वेश्चन को आपको करके दिखा दूंगा कि ग्राफ में कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे ग्राफ में प्रदर्शित करने में दिक्कत होगी, वो उसमें स्केल पटरी की सहायता से होगा। तो एक क्वेश्चन को मैं करके आपको यहाँ बता दूंगा कि ग्राफ में कैसे करते हैं, बाकी और क्वेश्चनों में मैं बीजीय गणितीय के रूप में ही क्वेश्चन को प्रदर्शित करके वहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें बड़ा कौन होगा, आफ्ताब बड़ा होगा, उसकी पुत्री छोटी होगी। तो माना कि आफ्ताब की आयु क्या है, x है, और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y है। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, चलिए। तो माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है। तो पहली शर्त, पहला कंडीशन क्या है, पहली शर्त में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 7 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या होगी, घट जाएगी, जो तुम माने हैं। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। और 7 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। और कितने गुणी थी, तो कितने गुणी थी, वो 7 गुणी थी। 7 वर्ष पूर्व 7 गुणी थी। तो x माइनस 7 इक्वल बेटी की उम्र में क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x माइनस 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7y माइनस 7 सत्ते 49। ठीक है, चर वाले को एक तरफ ले आते हैं और अचर को एक तरफ, तो x माइनस 7y यहाँ प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। 7y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 49, और ये माइनस का 7 जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, तो x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 49 में से 7 गया तो 42। ये समीकरण हो गया पहला। ठीक है, अब आइए देखते दूसरी। चलिए अब देखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 3 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, है कि नहीं। पहले शर्त में था 7 गुनी, दूसरे में क्या कह रहा है 3 गुनी। तो पिता की आयु कितना है, x प्लस 3 है, और पुत्री की आयु में जब 3 से गुना कर देंगे तो पिता की आयु 3 वर्ष 3 गुनी हो जाएगा, y माइनस 3। क्या हो गया, x प्लस 3, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और माइनस प्लस इंटू माइनस 3 तिया 9, x प्लस का 3y हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस 9 प्लस का 3 है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3, x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया, माइनस 12। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब इस 2 समीकरण मिल गया, 2 समीकरण से हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो अब देखेंगे ग्राफीय रूप में कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो अब इस समीकरण में क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल माइनस 42। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 6y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं कि हम y की वैल्यू क्या करते हैं, 0 रखते हैं। अगर y की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 42 आ जाएगा, तो बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा। मान लीजिए हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रख दिए। अगर हम x का वैल्यू 6 रख दिए तो 6 नहीं, चलिए 5 रख के चेक करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे 42 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 37। नहीं, चलिए x बराबर 7 रखते हैं। अगर हम 7 डालते हैं x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा माइनस 42, और 7 माइनस 49 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और कोई वैल्यू डालते हैं, अगर मान लीजिए x की वैल्यू क्या कर दें, y का वैल्यू चेक करते हैं एक बार। अगर y का वैल्यू मान लीजिए हम डालते हैं 6, y की वैल्यू अगर 6 डालते हैं तो 7 छक 42 माइनस 42, यानी कि y ये पहले वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं 0, तो कोई बात नहीं, ये 2 वैल्यू से ही हो जाएगा। अब दूसरे समीकरण से देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y इक्वल माइनस 12 है। तो इस समीकरण से भी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर हम x का मान जैसे रखते हैं, चलिए दूसरा समीकरण से लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y हमारा, और मान लीजिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं, अगर हम x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y के वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 या 3 रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 3 रखते हैं, प्लस का 3 अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो पक्षांतर करने पे क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा, -12 और -3 कितना हो जाएगा,
-15 और माइनस से माइनस डिवाइड होके y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आगे करते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू क्या रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 और +6 उधर जाएगा तो +6, -12 में से जाएगा 6 तो -6 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया, -6, नहीं हमने क्या रखा, y की वैल्यू रखा कितना, माइनस का 2 तो -2 और -3 +6 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा तो पक्षांतर करने पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। y का मान क्या रखे हमने, -2 रखा, तो -3 दूना 6 प्लस का 6 पक्षांतर करने -6 तो x का वैल्यू क्या आ गया, -6 आ गया, 3 वैल्यू आ गया। इस तरह से यहाँ से भी तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, y का वैल्यू 5 कर देते हैं, अगर y का वैल्यू क्या कर देते हैं, 5 रखते हैं, माइनस का 5, माइनस का अगर हम 5 रखते हैं y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, x का वैल्यू क्या हो गया, -7। अब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करते, तो ग्राफ पेपर तुम्हारे पास नहीं है, चलिए एक बनाते हैं ग्राफ। ये होता हमारा x अक्ष और ये होता y अक्ष। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है क्षैतिज, जिसको बोलते हैं वो होता है y अक्ष। ये y अक्ष हो गया, और ये हो गया हमारा y डैश अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और ये हो गया x डैश अक्ष। ठीक है, तो ये होता है मूल बिंदु हमारा, 0 0 होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ से अगर हम प्लस में लेके चलते हैं, जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस तरह से चलता रहेगा हमारा। ठीक है, x डैश अक्ष यानी कि इधर माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5, और y अक्ष जो होता है अभी प्लस का होता है, ऊपर वाला हिस्सा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, +7 यहाँ, और नीचे वाला जो y का होता है वो माइनस होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ग्राफ से बनाने का उस एग्जाम में आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन हम कर देते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे x का मान 0 और y 6 है, तो x कहाँ, यहाँ 0 होगा, और y 6 यानी कि एक बिंदु, तो यहाँ आ गया आपका जो 0 और 6। और एक क्या बता रहा है, चलिए 7 और 7, यानी कि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। मान लीजिए x यहाँ 7 है, y यहाँ 7 है, देखिए यहाँ हो गया। ठीक है, एक ले रहे हैं क्या, माइनस का 6 और माइनस का 2, x की वैल्यू -6 यहाँ हो गया, और माइनस का 2 यहाँ, तो यानी कि यहाँ पे हो गया इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए और क्या लेते हैं, 7 और 7 वाला मैंने कर लिया, 0 -6 और -2, -6 कहाँ, ये रहा, और -2 ये भी हो गया। 3 और 5 का कर लेते, चलिए x का मान क्या है, 3 है और 5 है, x कहाँ 3, 5 कहाँ यहाँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रतिच्छेद, यानी कि इस तरह से ऐसे खींच देंगे, यही हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेद रेखा हो गया। ठीक है, चलो, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, -6 -2, पहले x लिखा जाता है फिर y, x वाले को भुज बोलते हैं, पीछे वाले को कोटि बोलते हैं। तो ये बिंदु हो गया -6 -2। दूसरा बिंदु हमारा ये 3 और 5 का यहाँ आ गया। एक 0 और 6 यानी कि ये वाला x 0 और y 6, और एक हो गया 7 और 7 ये, तो एक रेखा क्या हो गया, यहाँ हो गया इस तरह से। ठीक है, तो 2 रेखाएं हो गई। ठीक है, 2 रेखाएं हो गई। तो इस तरह से आरेख ग्राफ पर प्रदर्शित करने का आता है। कोई भी आप मान निकाल सकते हैं, 4 मान जो आपको लगता है, 3 4 6 2 मान निकालना तो आसान है। एक बार x 0 कर दीजिए, एक बार y 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ग्राफ पे आप प्रदर्शित कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाकी अब मैं बीजगणितीय रूप तक ही करके छोड़ दूंगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक,
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, माना कि एक बल्ले और एक गेंद का मान लिया। माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। ठीक है, एक गेंद का x रुपया तथा एक बल्ले का x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो पहला कंडीशन, पहली शर्त क्या कह रहा है उसका, पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, पहली शर्त कह रहा है कि एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी कि एक बल्ला है का x तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x। एक गेंद का है y और 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6y इक्वल कितना हो गया, 3900 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब आते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी कि एक बल्ला यानी कि x और 3 गेंदें यानी कि 3y इक्वल कितना, 1300 रुपये में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया और ग्राफ में आप लोग प्रदर्शित कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार x बराबर 0 कर लीजिए और एक बार y बराबर 0 कर लीजिए, वहाँ से आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब आएंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखें। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो माना कि क्या, माना कि ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य, ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य क्या है, 100 रुपया है। 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। ठीक है, y रुपया। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहली शर्त से क्या हो रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो 1 किलो का x है तो 2 किलो का क्या हो जाएगा, 2x। और 1 किलो अंगूर का है क्या, y रुपया। 2x प्लस y बराबर कितना, 160 रुपया। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी शर्त क्या कह रही है, ठीक है, दूसरी शर्त ये है कि दूसरी शर्त में कह रहा है कि 4 किलो सेब यानी कि एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 1 किलो सेब का x है तो कितना किलो का, 4 किलो सेब का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर का y है तो 2 किलो का 2y हो जाएगा। और कितना रुपया हो जा रहा है, 300 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया हमने। तो इस प्रकार से मैंने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।